हाय गाइज, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आर्यभट्ट IAS के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपनी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने पॉलिटी की 5 क्लासेस डाल दी है, जो कि अलग से प्लेलिस्ट के रूप में सेव है। तो आप वहां पर जाकर उसकी जो जितनी भी क्लासेस है उसको देख सकते हैं। वहां तक मैंने भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसके अलावा हमने भारतीय संविधान की पहली विशेषता जो कि मूलभूत विशेषता है, उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला समानता का अधिकार हम ब्रीफली कर चुके हैं। उसके अंदर सबसे पहले आर्टिकल 14, 15, 16, 17 व 18 के 5 अधिकार। समानता क्या होती है? क्या भारतीय संविधान में समानता निरपेक्ष है या सापेक्ष है, अब्सोल्यूट या रिलेटिव, वो सब हम ब्रीफली कर चुके हैं। मंडल केस क्या था, इंदिरा साहनी विवाद क्या था, जो ओबीसी के लिए NCBC कमीशन बना था, वो एक आरक्षण की क्लास बची है दोस्तों। वो मैं जैसे फंडामेंटल राइट कंप्लीट होता है उसके लास्ट में एक सामाजिक न्याय के हिसाब से अलग से टॉपिक बनाकर किस तरह UPSC आपसे पूछेगी, वो मैं उसके अंदर डाल दूंगा। तो अब मैं बात करता हूँ कि भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के भाग 3 इन द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर भारतीय संविधान के वो मूलभूत अधिकार निहित है जो कि हमें राज्य, समाज व किसी व्यक्ति के विरुद्ध मिलते हैं, ताकि राज्य या कोई व्यक्ति या समाज की कोई ऐसी रूढ़िवादी व्यवस्था किसी भी व्यक्ति का शोषण न कर ले वह उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सृजनात्मक विकास, बहुमुखी विकास होता रहे। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 19, 20, 21 व 22 जो कि विशेष स्वतंत्रता के अधिकार, राइट्स ऑफ फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आधुनिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी मूलभूत विशेषता या फिर किसी भी संविधान के निर्माण में सबसे बड़ी जरूरत किस चीज की पड़ती है। सबसे बड़ी चीज किसी भी आधुनिक संविधान में अगर निहित है तो वो 3 चीज मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। वो कौन कौन सी है? समानता, स्वतंत्रता व सामाजिक न्याय। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ समानता के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बताया। नकारात्मक समानता, सकारात्मक समानता, पॉजिटिव इक्वालिटी एंड नेगेटिव इक्वालिटी। अब मैं बात करता हूँ स्वतंत्रता। अब एक्चुअली में स्वतंत्रता होती क्या है, और किसी भी संविधान में किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संरचना में क्या स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी व्यक्ति के सृजनात्मक और रचनात्मक विकास के लिए क्या रोल अदा करता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक्चुअली में समानता क्या है? समानता क्या, स्वतंत्रता क्या है? व्हाट इज फ्रीडम? देखो, जब कोई भी बच्चा या फिर कोई इन्फेंट्री होता है, जब वो जन्म लेता है तो एक्चुअली में वो न्यूट्रल होता है। उसको किसी भी सामाजिक रूढ़िवादी व्यवस्था या किसी भी राजनीतिक दल या वो किसी भी धर्म या किसी भी प्रथा या किसी भी प्रकार की सामाजिक कुरीतियों या सामाजिक मूल्यों से क्या होता है, वो वंचित होता है। अब एक्चुअली में उसके अंदर जो मूल्य विकसित होते हैं वो कैसे होते हैं? जो उसे समाज देता है, कुछ वह समाज से ग्रहण करता है, कुछ वह परिवार से ग्रहण करता है, कुछ वह विद्यालय से ग्रहण करता है। तो एक्चुअली के अंदर क्या कोई व्यक्ति जो पैदा होता है, कोई भी बच्चा जो पैदा होता है, उसको एक अपने जीवन को जीने के लिए कुछ आवश्यक मूलभूत चीजें नहीं चाहिए, जैसे कि आजादी। क्या वो हमेशा से आजाद नहीं रहना चाहता? अब क्या है एक्चुअली में स्वतंत्रता? स्वतंत्रता का सिंपल सा मतलब अपने व्यक्तित्व का विकास करने की आजादी, ताकि दूसरे व्यक्ति या समाज या फिर राज्य उसको वंचित न करे कि तू यह काम कर या तू यह ना कर। अपने मन का मालिक बनकर रहना, लेकिन अपने मन का मालिक ऐसे भी नहीं बनना कि वह दूसरों की आजादी, दूसरों की स्वतंत्रता पर क्या करे, हमला करे। अगर वह दूसरों की आजादी पर हमला करता है फिर भी उसे स्वतंत्रता प्राप्त है, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता को हम सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, नेगेटिव फ्रीडम। ठीक है। लेकिन किसी को स्वतंत्रता मिली हुई है कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास करे, अपने साथ क्या करे, अपने व्यक्तित्व, अपने मानसिक विकास, अपने जैविक जरूरतों को पूरा करे। वह किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, वह कुछ भी करे, लेकिन वह सामाजिक व्यवस्था को न तोड़े। वहां पर उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, वहां पर उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। एक्चुअली में स्वतंत्रता उसको मिली हुई है प्रतिबंधों की सहित। ऐसी स्वतंत्रता को हम बोलते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता।
ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं जैसे कि विशेष स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में कहां से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, जो कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान और सबसे पुराना संविधान माना जाता है। वहां से हमने विशेष स्वतंत्रता का अधिकार लिया है। और स्वतंत्रता के अधिकार में हम 4 प्रकार के अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। सबसे पहले मैं ऊपर का इसका ओवरव्यू दे देता हूं आपको। आर्टिकल 19, जो जिसके अंदर आर्टिकल 19, अगर मैं बात करता हूं भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19, इसके तहत हमें 6 अधिकार मिले हुए। 19(1), इसके तहत वैसे तो 2 अधिकार है, एक 19(1) और एक 19(2). इसके तहत हमें 6 अधिकार मिले हुए। कितने अधिकार मिले हुए? 6। और यह इसके ऊपर तार्किक प्रतिबंध की बात करता है, तार्किक प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, और मैं बात करता हूं फिर आर्टिकल 20 की। देखो, ये तो हमें स्वतंत्रता देता है 6 प्रकार के अधिकार, जैसे कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं पर सम्मेलन करने की, किसी रैली में जाने की, प्रेस की स्वतंत्रता, इसके अलावा अपनी बात को अभिव्यक्त करने की, इसके अलावा भारत के समूचे क्षेत्र में बस जाने या फिर कहीं भी अबाध रूप से संचरण करने की, ये सभी जैसी स्वतंत्रता हमें देता है, जो कि मूल में भी मूल है। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को मिलनी जरूरी है, मिलनी चाहिए। अगर इस प्रकार की स्वतंत्रता भी नहीं मिलती तो अन्य स्वतंत्रताओं या फिर अन्य किसी भी अधिकार का उसको कोई फायदा नहीं। तो क्या यह मूल में भी मूल नहीं है? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके पास जेल में क्या अधिकार होंगे? क्या उसे दोहरा दंड दिया जा सकता है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो अभियोजित हो जाता है या अक्यूज हो जाता है, दोषी पाया जाता है, उसको सजा मिल जाती है, क्या उसको फिर से सजा दी जा सकती है? या फिर कोई उसने अपराध किया है और उस अपराध के समय कोई ऐसा मतलब कानून विद्यमान नहीं था कि उस अपराध के लिए उसे विधि द्वारा दंड मिलना चाहिए, लेकिन फिर उसे भविष्यलक्षी विधि बनाकर दंड दिया जाता है, तो क्या सही है? ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, राइट ऑफ लाइफ। ठीक है, यह जीवन का संपूर्ण अधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा सबसे ज्यादा विस्तार इसी अधिकार का किया गया है, जिसके अंदर गोपालनवाद, एडीएम जबलपुरवाद, इसके अलावा हैबियस कॉर्पस वाद, एसडीएम शुक्लावाद, बहुत ज्यादा वाद आएंगे, वो हम ब्रीफली करेंगे। अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 हैबियस कॉर्पस, निवारक नजरबंदी की बात करता है, हैबियस कॉर्पस की बात करता है। हैबियस कॉर्पस एक्चुअली में क्या है? देखो, किसी भी व्यक्ति या किसी भी दोषी या किसी भी अपराधी को 2 प्रकार से दंड मिल सकता है। एक तो उसको एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, लेकिन एक, क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत के अंदर राष्ट्रद्रोह भी एक अपराध है आईपीसी के अनुसार। तो राष्ट्रद्रोह अगर उसके ऊपर ऐसा लगता है कि वो अब किसी भी टेरर स्मगलिंग या फिर किसी भी भारत में करेंसी मैनिपुलेटिंग या फिर किसी भी मतलब ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उसको एक आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तार कर सकता है। तो उससे बचने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, उससे बचने के लिए आर्टिकल 22 क्या क्या सुझाव देता है, वह किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरुआत करता हूं अपने अनुच्छेद नंबर 19 से। अब देखो क्या बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के 2 पार्ट है। देखो, सबसे पहले आर्टिकल 19 का पार्ट 1, यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध करवाता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। 1 बाय 1 हम कवर करते चलेंगे। देखो, 19(1) के तहत वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें कौन प्रदान करता है? विशिष्ट स्वतंत्रता के अधिकार का 19(1) सब क्लोज ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वाक का क्या मतलब होता है? बोलने। ठीक, अभिव्यक्ति का क्या मतलब होता है? एक्सप्रेस करने। इसका मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी और किसकी आजादी? एक्सप्रेस, अपनी बात को
एक्सप्रेस करने की आज़ादी, अपनी बात को अभिव्यक्त करने की आज़ादी। इसका मतलब क्या है? देखो, मैं किसी भी राजनीतिक दल के बारे में अपना क्या रुझान रखता हूँ, ठीक है, मैं क्या भारतीय सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब सिंपल सा है, लोगों की सरकार। मतलब क्या है? राजा कौन? हम। और सरकार कौन? नौकर। अगर वो नौकर है तो क्या एक व्यक्ति को ऐसे अधिकार नहीं मिलने चाहिए कि अगर सरकार गलत रास्ते पर गलत कार्य करे, कि वह कल्याणकारी भावनाओं के विरुद्ध हो, तो क्या कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता? क्या उसके खिलाफ कोई भाषण नहीं दे सकता? भाषण देने का अधिकार, वह क्या है? बोलने का अधिकार, राइट ऑफ स्पीच। अभिव्यक्त करने का अधिकार क्या मतलब है? अभिव्यक्त, किसी बात को एक्सप्रेस करना, जैसे कि प्रदर्शन द्वारा। अब प्रदर्शन शांतिपूर्ण, इसके अलावा रैली। देखो, अभिव्यक्त करने, अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो, अभिव्यक्त करने के माध्यम क्या हो सकते हैं? क्या माध्यम क्या होते हैं? जिसके जरिए किसी बात को जिसके जरिए किसी कार्य को अंजाम दिया जाता है, यानी साध्य और साधन। साध्य का क्या मतलब होता है कि कहां पर हमें जाना है। जैसे कि मैं बात करता हूं आपका साध्य क्या है और साधन क्या है? आपका साध्य है यूपीएससी क्लियर करना, आपको आईएएस बनना, और साधन क्या होंगे? सबसे पहले पंक्चुअलिटी, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, न्यूट्रलिटी, इसके अलावा लक्ष्मीकांत पॉलिटी, इसके अलावा जीसी लियोन जियोग्राफी, रोमेश चंद्र इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक बजट, विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, इसके अलावा एटलस, इसके अलावा करंट अफेयर मैगजीन, इसके अलावा जितनी भी मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट आती है वो, इसके अलावा किसी भी आप स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल यूज करते हो वो, ठीक है, वो सब क्या है? साधन है। ठीक, स्टडी क्या है? साधन है। स्टडी के जरिए हम पहुंचे वहां पे। साध्य क्या है? एम एंड अपरेटस। एम क्या है? अपरेटस क्या है? ठीक है, तो एक्चुअली में व्यक्ति का कोई ना कोई तो माध्यम होगा। जैसे कि मैं बात करता हूं, जैसे कि नाटक, नुक्कड़ नाटक का आयोजन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रेस द्वारा अपनी बात को अभिव्यक्त करना, तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें निहित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही निहित है। ठीक है, इसके अलावा और भी बात करते, जैसे मैंने किताब लिखना, किताब लिखकर मैंने, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि किसी व्यक्ति ने करप्शन प्रमाणों पर किताब लिख दी, या फिर रंजन कोठारी की मैं बात करता हूं जिसने वोडकास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर एक बहुत बेहतरीन किताब लिखी है, जिसके अंदर उसने एससी एसटी के रोल को आज की अपनी पॉलिटिक्स में बताया। तो क्या उसने उस किताब के जरिए कुछ एक्सप्रेस नहीं किया? वही तो है अभिव्यक्ति की आजादी। इसके अलावा संगीत करना, फिल्मों का प्रदर्शन करना, वो सभी। अब ये आर्टिकल 19(1) के तहत में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। अब एससी द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन की है, जैसे इसका विस्तार किया है। मतलब क्या है? एससी में क्या कहा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिक या फिर भारतीय किसी भी व्यक्ति को क्या है? मिली हुई। अब उसको अगर वह मिली हुई तो अभिव्यक्त, इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी बात एक्सप्रेस करना चाहता है, चाहे वह फिल्म, किताब या फिर किसी भी प्रेस के जरिए, तो वह अभिव्यक्त कर सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति चुप रहना चाहता है तो क्या उसको चुप रहने का अधिकार नहीं प्राप्त है? उसको चुप रहने का भी तो अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति बोलना चाहे, मतलब एक्सप्रेस करना चाहे, तो कर सकता है, उसके साथ मनमानी नहीं की जाएगी कि वह अपनी बात को एक्सप्रेस करे। इसका मतलब ये मतलब ऐसी ने क्या किया है? मानवीय गरिमा का सम्मान किया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया है। मतलब व्यक्ति अगर चाहे तो बोल सकता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो क्या व्यक्ति किसी अन्य निजी व्यक्ति जो उसकी पर्सनल लाइफ को डिफाइन करता है उसके बारे में बोल सकता है? नहीं। ठीक है, ये था अपना वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, अब मैं दूसरा बात करता हूं। चलो एक बात हो देखो, चलो इसके साथ, चलो इसके बाद में कर लेना 1-2। 19(1) का सब क्लोज है या फिर बी, यह कहता है कि बिना हथियारों के, किसके? बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है कि अगर
ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक न्याय नहीं हुआ है, उसके साथ सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक रूप से भेदभाव किया जा रहा है, या फिर समाज का कोई ऐसा तबका जैसे किसान हो गया कि किसान को लगा, जैसे 3 कृषि कानून थे, उनको क्या था, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार था, तभी तो वो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर थे। अगर वही वह हिंसक रूप ले ले तो क्या वह इसके अंदर आएंगे? मतलब क्या है कि भारतीय नागरिक को बिना हथियारों के साथ सम्मेलन करने की, जैसे कि रैली होती है, रैली के अंदर चुनाव पार्टी अपनी रैली निकालती है, तो उसे रैली का अधिकार प्राप्त है। किस अधिकार के जरिए प्राप्त है? 19(1) के सब क्लोज 6 के जरिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक बात समझ में आनी चाहिए आपको। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे कि मान लो कि आप बंदूक लेकर किसी सम्मेलन में जा रहे हैं, ठीक, या फिर आप, चलो एक चीज जान लो, बंदूक वाली तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी कि बिना हथियारों के सम्मेलन, निर्युद्ध सम्मेलन, ठीक है। आप एक बात लो, क्या बंद करने का अधिकार? बंद करने का क्या मतलब? अगर बैंक के जितने भी अधिकारी वो हड़ताल पर चले जाए तो क्या हड़ताल करने का अधिकार इसके जरिए मिलता है? नहीं, इसके जरिए क्यों नहीं मिलता? देखो, बंद आयोजित करने व हड़ताल का अधिकार हमें इसके जरिए नहीं मिलता, हमें इसके जरिए नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि अगर मैं बंद आयोजित करता हूं या हड़ताल करता है कोई भी, मतलब अगर समाज के अंदर कोई भी तबका या कर्मचारियों की कोई यूनियन हड़ताल या बंद करती है, तो इसका मतलब क्या होगा? आपने अन्य व्यक्तियों के आवागमन के, इसका उनके चलने फिरने, उनको मतलब मूलभूत आवश्यकताओं अगर बंद कर दिया, तो जैसे कि अगर कर्मचारी यूनियन किसकी हो, रोडवेज की हो, बसों की अगर यूनियन हो, अगर उसने हड़ताल आयोजित कर ली तो इससे उनके आवागमन, या फिर आपने सड़क को जाम कर दिया तो उनके आवागमन का अधिकार अगर सीमित हुआ या नहीं हुआ, आप किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार को नहीं छीन सकते, इसका अधिकार आपके पास नहीं है, तो आपको बंद आयोजित करने व हड़ताल का अधिकार भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर बात करूं, आर्टिकल 19(1) का सब क्लोज नंबर गैर, यह क्या बात करता है? यह बात करता है संघ, वृत्ति व कोई भी आप उसको बोल सकते हो, कॉर्पोरेट, उसको हम बोलते तो हैं, चलो कॉर्पोरेटिव, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार, बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका क्या मतलब है? यूनियन, एसोसिएशन और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इसका क्या मतलब है? देखिए, आप जैसे कि आप सभी पढ़ने वाले हो, कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाले हो, आप में से, तो कॉलेज के अंदर क्या आपने एक फेमस नाम सुना होगा, ABVP, अखिल भारतीय परिषद के नाम से, जैसे कि कोई भी पार्टी हो या फिर कोई भी राजनीतिक दल हो गया, कांग्रेस खुद हो गया, बीजेपी हो गया, तो किसी भी राजनीतिक दल या फिर कोई भी संघ या फिर कोई भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जैसे अमूल हो गया, अमूल एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के रूप में कार्य करती है। मतलब कुछ व्यक्तियों ने आपस में सहयोग करके क्या बना लिया, एक सोसाइटी टाइप में बना लिया, कॉर्पोरेट बना लिया, ठीक है, और उसके जरिए व्यापार कर रहे हैं। तो उन सब के सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता, इन सब का अधिकार उसको क्या गया, मिल गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 19(1) गै की, यह क्या बात करता है? भारतीय समूचे क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, अबाध संचरण का अधिकार। आप पूरे भारतीय क्षेत्र में कहीं भी क्या कर सकते हैं? संचरण कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं? घूम फिर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 यह किसकी बात करता है? भारतीय क्षेत्र में, भारतीय समूचे क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, बस जाने का अधिकार। किसका अधिकार? निवास या बस जाने का अधिकार। इसकी बात भारतीय संविधान करते हैं।
ठीक है, इसके अलावा 19(1)(6) यह संपत्ति अर्जित करने के अधिकार की बात कर सकते हैं। संपत्ति अर्जित करने के अधिकार की स्वतंत्रता। मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति किसी ऑक्यूपेशन व्यवसाय या फिर अन्य किसी भी तरीके से जो क्या हो समाज की कार्यदशा के अनुकूल हो और उसके जरिए कोई संपत्ति अर्जित करता है तो उसको उसके पास अपनी संपत्ति रखने का अधिकार होगा। ठीक है, एक अधिकार और बचा है इसके तहत, जो कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए नहीं मिल रहा है। 19(1)(6) कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यापार या फिर मतलब कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी व्यवसाय या व्यापार कर सकते हैं। तो ऐसे में केस आता है, क्या हम शराब की बिक्री व उसकी खरीद कर सकते हैं? नहीं। अब क्यों नहीं कर सकते वो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बताऊंगा। शराब की बिक्री इसके स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर नहीं आती। अब देखो मैंने वीडियो क्यों नहीं, इसका एक कारण ये था, कारण ये क्या था कि मैं अब आपको बताऊंगा 19(2) के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा। देखो मैंने आपको बताया कि इसके तहत में 6 अधिकार मिले हुए हैं, आपको ये यहाँ पे लगेंगे 7 अधिकार लगेंगे, है ना। लेकिन आर्टिकल 1(2), ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, इसको हम अब बोल सकते हैं, इसको इसको हम अब बोल सकते हैं, इसको संपत्ति करने का अधिकार भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। यह अभिमूल अधिकार नहीं है। अब यह क्या है, यह एक विधिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 300 के सबक्लोज ए के अंदर है। मतलब क्या है, अब इसके ऊपर रिट दायर नहीं हो सकती। अब हम क्या नहीं कर सकते कि सरकार अगर चाहे किसी की संपत्ति ले सकती है। मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा संपत्ति का अधिकार क्या था। देखो हमारे यहाँ पर हड़बंदी, चकबंदी सब किया गया इंदिरा गांधी द्वारा। मतलब क्या किया गया, पूरी जमीनी सतह को बराबर रूप से बांटने के लिए क्या किया गया, आर्थिक विषमता को कम करने के लिए इसको हटाया गया संपत्ति के अधिकार को, और बड़े बड़े जमींदारों की जमीन लेकर सबको इक्वालिटी रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड करने का प्रयास किया गया, इसलिए इसको हटाया गया। अब मैं बात करता हूँ 19(2) बात करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की। मतलब क्या कहता है कि 19(1) के ऊपर क्या होगा, तार्किक प्रतिबंध होगा। क्या होगा, तार्किक प्रतिबंध होगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा। अब ये बात यहाँ पे समझने वाली है। देखो मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैं, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसा कि 19(1) के अंदर हमने 6 अधिकारों का जिक्र कर लिया, मैंने बताया था 19(2) के अंदर उसमें क्या लगा हुआ है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अब मतलब क्या है, जैसे कि हमें कोई भी अधिकार मिले हुए फंडामेंटल राइट, कोई भी अधिकार है। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 17 को छोड़कर सभी के सभी अधिकार क्या है, सापेक्ष है। सापेक्ष का क्या मतलब, उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा हुआ है। मतलब क्या है कि जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार अगर आपको मिल गया है कि आपको बोलने की आजादी है, तो आप ऐसा तो नहीं कि आप ऐसा बोल दो कि भारत तेरे टुकड़े हो जाए, भारत ऐसा हो जाए। मतलब आप भारत राज्य के खिलाफ तो नहीं बोल सकते। मतलब क्या है, आपको निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं, सापेक्ष रूप से स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। तो क्या इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे हुए 19(1) के ऊपर? तो इन्हीं 6 अधिकारों के ऊपर 4 तरह के रिस्ट्रिक्शन लगे हुए। जैसे कि अगर वह राज्य के खिलाफ नहीं बोल सकता, मतलब क्या है, वह ऐसा नहीं कह सकता कि भारत तेरे टुकड़े हो जाए। मतलब राज्य की एकता व अखंडता के खिलाफ वह नहीं बोल सकता। वह राज्य की सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकता कि भारत की आर्मी के अंदर करप्शन है या फिर भारत की आर्मी अच्छे से काम नहीं करती, वहां पर वो हुआ है, वहां पर वो हुआ है। मतलब क्या है, आप डिफिकल्ट ट्रेन के बारे में जो खुफिया रिपोर्ट मिलती है वो सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अन्य देशों के साथ अगर हमारे मित्रतापूर्ण संबंध है और आप ऐसा भाषण दे रहे हैं या फिर ऐसी बात किसी प्रेस या फिर किसी भी भाषण या फिल्म के जरिए एक्सप्रेस करें जिसके अन्य देशों के साथ हमारे अधिकार खराब होंगे, हमारी मित्रतापूर्ण संबंध खराब होंगे, आप ऐसी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ समाज के खिलाफ।
क्या समाज नैतिक पक्षों व अनैतिक पक्षों दोनों का एक संगठित रूप नहीं है? समाज के अंदर कुछ ना कुछ तो व्यवस्था बनी रहती है जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है, उसकी कुछ ना कुछ संस्कृति होती है। तो क्या एक समाज के अंदर एक लोक व्यवस्था महत्वपूर्ण कार्य नहीं करती? अगर वह कुछ ऐसी बात एक्सप्रेस कर दे जिससे कि लोक व्यवस्था के अंदर एक अलग से प्रवृत्ति आ जाए और भारतीय राज्य के खिलाफ खड़ी हो जाए, क्या आपको ऐसी बात बोलने का अधिकार होगा? नहीं। तो आप समाज की लोक व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाले भड़काऊ बातें नहीं कह सकते। इसके अलावा आप सदाचार व नैतिकता मतलब क्या है कि जैसे कि आप ऐसे कह रहे भी, आप ऐसे भाषण गलत दे रहे भी कि जो समाज के मूल्य है कि चोरी करना पाप है, और आप ऐसे कह रहे हैं चोरी करना पाप नहीं है, और वहां पर मतलब चलो वो तो फिल्म के जरिए तो एक अलग बात हो जाती है, वैसे तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वैसे तो। लेकिन अगर कोई बड़ा राजनेता या रैली के जरिए जहां पर एक समाज की सदाचार व नैतिकता प्रभावित हो रही है तो आप ऐसी बातें नहीं कह सकते। या फिर समाज के अंदर आप ऐसी बात कह रहे हैं जैसे कि चोरी करना पाप नहीं है, ऐसी बात करें तो ऐसे में चोरों की प्रवृत्ति अपराध करने की ओर बढ़ेगी, आप ऐसी बात नहीं कह सकते। इसके ऊपर आपको संसदीय विधि द्वारा कानून बनाकर दंडात्मक कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ व्यक्ति की स्वतंत्रता की। अगर मैं व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करूँ तो आप उसके खिलाफ ऐसी बातें नहीं कह सकते जिसके कारण उसके अधिकारों का उल्लंघन हो। मतलब क्या है, ऐसे में आपके ऊपर मानहानि का केस दायर हो सकता है। मतलब आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मानहानि तक नहीं जा सकते, उसके आप डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते, आपके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस हो। न्यायालय के वो मानना नहीं कर सकते, वो मानना कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है कि न्यायालय ने ऐसे कहा कि इस व्यक्ति ने यह अपराध किया तो इसको 24 घंटे के अंदर फांसी देनी चाहिए, तो इसको 24 घंटे के अंदर फांसी देनी चाहिए। या फिर न्यायालय ने अपने समक्ष किसी भी वकील या फिर किसी भी अपराधी को अपने समक्ष प्रस्तुत किया है तो उसको न्यायालय के समक्ष आना होगा। आप न्यायालय की बात को नकार नहीं सकते। अगर उसने कुछ आदेश दिया या निर्देश दिया है किसी भी कंपनी को या इंडियन गवर्नमेंट को या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, तो वह उसकी बात को नकार नहीं कर सकता, उसकी अवमानना नहीं कर सकता, कंटेम्प्ट नहीं कर सकता। यह आर्टिकल 129 के तहत उसको शक्ति मिली हुई। अब ये बात है, अब इसी के तहत आप सोचो, क्या शराब बेचना समाज की लोक व्यवस्था को खराब नहीं करेगा? तो क्या शराब बेचने का अधिकार होना चाहिए? नहीं। यही बात थी, मैंने आपको बताया था, क्या बंद आयोजित करना और हड़ताल करना इसका अधिकार होना चाहिए? क्या यह इसको लोक व्यवस्था को नहीं करेगी? अब बात करता हूं कि जैसे राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र के खिलाफ गलत भड़काऊ नारे लगाना, क्या ऐसा एक्सप्रेशन हमारा संविधान में देता है? राष्ट्र की एकता व अखंडता सर्वोच्च है। ऐसे में दो केस बनते हैं। दो केस क्या बनते हैं? क्या विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि है या राष्ट्रद्रोह सर्वोपरि है? मतलब इन दोनों के बीच में एक केस स्टडी बनती है जिसके ऊपर अलग से इश्यू बनाकर यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्र की एकता व अखंडता मतलब राष्ट्रद्रोह व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब क्या है? क्या किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को राष्ट्र की एकता व अखंडता सीमित करती है? तो क्या मतलब एकता व अखंडता के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह नहीं होगा? तो क्या राष्ट्रद्रोह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसके पक्ष में तर्क क्या है, उसके विपक्ष में तर्क क्या है, और इसका निष्कर्ष हम देंगे तो सिद्धांतिक होगा। ठीक है, अभी मैं मानहानि की बात करता हूँ। क्या किसी व्यक्ति को मानहानि मतलब क्या है? क्या मानहानि होनी चाहिए? अगर मानहानि का सिंपल सा मतलब ये कि आपने किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा गलत कह दिया कि वह ऐसे कह रहा है कि इस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ ऐसा किया तो इससे मेरे ऐसे जैसे गाली गलौज कर दिया किसी को, तो क्या ऐसे में उसकी मानवीय गरिमा का हनन नहीं हुआ? तो वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट दायर कर सकता है। उसको मानहानि का केस बोलते हैं, केस ऑफ डिफॉर्मेशन। तो क्या क्या मानहानि भारतीय विशिष्ट स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इसके पक्ष में तर्क और विपक्ष के में तर्क क्या होंगे भाई, हम बात करेंगे। अब देखो एक बात सुनो, ये जो तार्किक प्रतिबंध लगाएगा कौन? सबसे पहले एक बात सोचने वाली है, क्या कि बात क्या है सोचने वाली कि लगाएगा कौन? तो कौन लगाएगा? राज्य यानी कि भारतीय संसद। किसके द्वारा लगाएगी? संसदीय विधि द्वारा लगाएगी। इसके जरिए संसदीय विधि के जरिए लगाएगी। ठीक है, अब क्या वे संसदीय विधि द्वारा लगाएगी प्रतिबंध तार्किक है या अतार्किक, इसकी जांच कौन करेगा?
तो इसकी जांच करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा डिस्प्यूट सेटल मैकेनिज्म इसकी क्या करेगा, जांच करेगा, जांच करेगा। अब जांच का आधार क्या होगा, मतलब क्या है, क्या वह बात तार्किक है या अतार्किक है, संसद ने विधि बना दी, तो जांच का आधार क्या होगा, जांच का आधार ये होगा कि तार्किक प्रतिबंध जो भी लग रहे हैं ना उसकी क्या होनी चाहिए, एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, उचित प्रक्रिया के तहत प्रतिबंध। दूसरी मैं बात करूं तो वह समय के अनुसार, देश व काल के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं तीसरी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। मतलब क्या है, पारदर्शिता का क्या मतलब है, ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि अगर वह प्रतिबंध कुछ को मिले हुए कुछ के ऊपर नहीं लगे हुए, मतलब क्या है, कुछ व्यक्तियों को तो प्रतिबंध लागू होते हैं, कुछ व्यक्तियों पर नहीं लागू होते, मतलब समग्र रूप से उसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सिंपल सा मतलब। उचित प्रक्रिया क्या मतलब है, जिस आधार पर प्रतिबंध लगते हैं, जैसे कि संसद के अंदर सदन की कार्यवाही में उचित रूप से प्रत्येक सदन में प्रत्येक जो भी प्रतिनिधित्व है प्रत्येक सांसद के मत द्वारा वह पास हुआ है या नहीं हुआ, उसकी प्रत्येक प्रक्रिया की जांच, ठीक है, काल के अनुसार। इसका मतलब क्या है कि देखो, जैसे कि मैंने ऐसा कोई कानून बना दिया जो आज से 18वीं सदी में अंग्रेजों के समय लागू हो सकता है, रोलेट एक्ट की मैं बात करता हूँ, तो रोलेट एक्ट मान लो संसदीय विधि द्वारा रोलेट एक्ट भारतीय सरकार ने पारित कर दिया, क्या हुआ है, आज के समय में भारतीय संविधान उसकी इजाजत देता है, लेकिन उस समय ब्रिटिश अधिपत्य में जहां पर राजशाही होती थी उस समय उसकी इजाजत थी या नहीं थी, तो क्या उस समय उस काल में, आज के काल में वह चीज प्रासंगिक होगी, तो उस काल के अनुसार न्यायालय चेक करेगा, जांच करेगा कि वह इसके ऊपर लगा गया किसी भी चीज का प्रतिबंध सही है या गलत है। ये था अपना विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर दो केस बचे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व मानहानि, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व राष्ट्रद्रोह, ठीक। इसके अलावा अवमानना का भी केस बनता है, वो ब्रीफली दो केस बनेंगे, अगली क्लास में मैं आपको वो बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा करता हूँ। तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, धन्यवाद।